तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आयुष पांडे। तो फार्मा में ही अब जो यूनिट पढ़ने वाले हैं वो है एएनएस, दैट इज एंटी कोलिनर्जिक सिस्टम। अब देखो, जो लास्ट यूनिट हमने पढ़ी थी वो तो थी रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हमने ब्रोंकियल एस्थमा और कफ के बारे में पढ़ा था। तो वो तो सिंपल है, देखो उससे या तो क्लिनिकल क्वेश्चन आ जाएगा 10 नंबर का, या फिर कोई एक 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, इससे ज़्यादा उससे नहीं आएगा। अ, अब हम अगर बात करें एएनएस की, एंटी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सॉरी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो इसमें देखो क्या है कि एक तो ये चैप्टर बहुत बेसिक है। तो बेसिक इन द सेंस मैं आपको बताऊं कि अगर जैसे मान लो वाइवा हो रहा है फार्मा का, और किसी को कुछ नहीं आ रहा, तो जो एग्जामिनर्स हैं वो फिर एएनएस यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से पूछना स्टार्ट करते हैं। और जब उससे भी कोई नहीं बता पाता है तो तब लगता है कि ये तो फेल होने के लायक है, तो इसे फेल कर देना चाहिए। मतलब एएनएस फार्मा का बहुत ही, एक तरह से आप समझो, बेसिक यूनिट है, क्योंकि ऑल स्टार्टिंग में ही आता है ये। और इसमें जो जो चीजें पढ़ी जाती है वो आगे भी फार्मा में बहुत अप्लाई होती हैं, तो इसलिए समझना चाहिए कि एएनएस बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइवा में अगर लास्ट में आके एग्जामिनर एएनएस से पूछने लग गया और उससे भी जवाब नहीं दिए किसी ने, तो फिर हाई चांसेस है कि वो फेल होगा। दूसरी बात, अगर हम बात करें थ्योरी के पेपर की, तो एएनएस ऑलमोस्ट 10 नंबर का आएगा ही आएगा, 15 नंबर का भी आ सकता है। 10 नंबर का देखो क्या है, या तो इससे क्लिनिकल क्वेश्चन आ जाएगा, और क्लिनिकल क्वेश्चन इससे एक ही आता है। वो क्या है? वो है ओपियोइड एंड कार्बामेट पॉइजनिंग। आगे देखेंगे क्या होता है, अभी बस बता रहा हूँ। इसी से क्वेश्चन आता है क्लिनिकल, अगर 10 नंबर का आना होगा। वरना 5 नंबर में भी या तो यही आ जाएगा 5 नंबर का, या फिर और कुछ सिंपल चीज आ जाएगी 5 नंबर की, बहुत सिंपल चैप्टर है ये। तो अब इसका पहले इंट्रोडक्शन टू एएनएस से हम देखते हैं। तो अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो हमारी बॉडी का वो नर्वस सिस्टम जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इसमें अब सबको पता है, इतना बेसिक तो है ही, कि दो इसमें सिस्टम होते हैं। एक होते हैं सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक जो कि इमरजेंसी सिचुएशंस में एक्टिवेट होता है, और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक जो कि नॉर्मली रहता है। और जो हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस हैं वो कैसे चलते हैं? बैलेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ऐसा नहीं होता है कि हम बोल दें कि भाई नॉर्मली अगर कोई पर्सन रेस्टिंग स्टेट में है तो उसका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ही एक्टिवेटेड है, सिंपैथेटिक सिस्टम का एक्शन जीरो है। नहीं, बैलेंस में है। बैलेंस इज बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ऑब्वियसली जब रेस्टिंग स्टेट में होगा तो पैरासिम्पैथेटिक विल बी अ बिट डोमिनेंट, लेकिन बैलेंस में होगा। ये नहीं कहना है कि सिंपैथेटिक का कोई एक्शन ही नहीं है उसमें। ठीक है, तो इसका रेलेवेंस कहाँ आता है? अब मान लो किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर 40 बीट्स पर मिनट है, तो हम क्या चाहेंगे? अब ऑब्वियसली ये कम है तो हम उसे बढ़ाना चाहेंगे, तो कैसे बढ़ाएंगे? सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करके। तो उसकी कुछ ड्रग्स आती हैं, वो हम आगे देखेंगे। पेशेंट का ब्लड प्रेशर 80/40, यानी इसमें भी ब्लड प्रेशर कम है, तो हम चाहेंगे कि बढ़े और बढ़ के नॉर्मल हो जाए। या फिर 32 ईयर ओल्ड फीमेल है वीजिंग, वीजिंग मतलब नेजल कंजेशन वगैरह, तो उसमें भी हम पढ़ते हैं कि कौन सी ड्रग्स दी जाती है नेजल कंजेशन के लिए। तो क्लासिफिकेशन देखो, नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू सेंट्रल एंड पेरिफेरल। दैट इज वेरी सिंपल। सेंट्रल में क्या है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल में ऑटोनॉमिक है। ऑटोनॉमिक में क्या आता है? पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक। अच्छा हाँ, एक एंट्रिक भी होता है। एंट्रिक क्या होता है? जो हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, स्टमक से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसको जो कंट्रोल करता है वो एक अलग ही नर्वस सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, जिसको हम कहते हैं एंट्रिक नर्वस सिस्टम। ये ना सिंपैथेटिक के कंट्रोल में होता है, ना ये पैरासिम्पैथेटिक के कंट्रोल में होता है, ना ये हमारे कंट्रोल में होता है। ये अपना खुद का एक सिस्टम है कि कब पेरिस्टालसिस होगी, कब जो स्टमक है उसका कंटेंट इंटेस्टाइन में आएंगे, मतलब कब गैस्ट्रिक एम्पटिंग होगी, कब इंटेस्टाइन की पेरिस्टालसिस होगी, ये सब उसके कंट्रोल में रहता है। तो अब देखो, अब हम पहले देख लेते हैं कि जैसे पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक सिस्टम हमने बात करी, उनके मतलब फंक्शन क्या है। तो पैरासिम्पैथेटिक का है रिलैक्सेशन, डाइजेशन, कॉजेज द सिक्रीशंस, जैसे सलाइवा का वगैरह वगैरह, इवैक्यूएशन ऑफ बावल एंड ब्लैडर, मायोसिस इन द आई। अब ये समझते हैं, ऊपर वाले तो सिंपल थे पॉइंट्स। मायोसिस, और अगर आप देख पा रहे हो सिंपैथेटिक में लिखा है मिड्रियासिस इन द आई। तो इसका मतलब क्या है? अब देखो, मान लो जैसे ये आई है, और जो नॉर्मली प्यूपिल है वो ये है, प्यूपिल। अब मायोसिस का मतलब क्या होता है? कि ये आई है, प्यूपिल का साइज छोटा हो गया। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम प्यूपिल का साइज छोटा कराता है। मिड्रियासिस का क्या मतलब हुआ? ये आई है तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो गया।
सिंपैथेटिक सिस्टम प्यूपिल का साइज बढ़ाता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम प्यूपिल का साइज कम करता है। ठीक है। बाकी क्या है, पैरासिम्पैथेटिक में हार्ट में क्या करेगा, डिक्रीजेस हार्ट रेट कंडक्शन। लंग्स में क्या करेगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराएगा, मतलब जो ब्रोंकस है उसका साइज छोटा कराएगा, तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है। लर्निंग और मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इरेक्शन, जो पीनिस में इरेक्शन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दो टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं हमारे जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसमें, एक होते हैं मस्क्यूलिनिक, एक होते हैं निकोटिनिक। जो निकोटिनिक होते हैं वो हमारे किसी भी, आप ये समझ लो, ऑर्गन में प्रेजेंट नहीं होते। ये या तो जैसे दो नर्व्स हैं उनके बीच प्रेजेंट होगा, उसे बोलते हैं एनएन। या फिर एक नर्व है और एक मसल है तो उनके बीच में प्रेजेंट होगा एनएम। सुना ही होगा आपने, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एनएन का मतलब हो गया नर्व नर्व, एनएम का मतलब हो गया न्यूरोमस्कुलर। ठीक है। और न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइल कोलिन। और मोस्टली जो पैरासिम्पथेटिक नर्व्स होती हैं वो हमारे क्रेनियोसेक्रल होती हैं। ठीक है। सिंपैथेटिक की बात करें तो फाइट फ्लाइट फ्राइट रिस्पॉन्स है, डिक्रीजेस द सिक्रेशन, डिक्रीज इवैक्यूएशन ऑफ बावल एंड ब्लैडर। हार्ट रेट का क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लंग्स में ब्रोंकोडाइलेशन कराएगा, इजैकुलेशन कराएगा। अब समझो, पीनिस में इरेक्शन होता है पैरासिम्पथेटिक सिस्टम से, लेकिन इजैकुलेशन होता है सिंपैथेटिक से, ये याद रखना। रिसेप्टर इसमें दो टाइप के होते हैं, अल्फा एंड बीटा। आपको याद आ रहा होगा जब हमने रेस्पिरेटरी पढ़ा था उसमें एक रिसेप्टर पढ़ा था बीटा टू। तो बीटा टू भी इसी का पार्ट है, सिंपैथेटिक सिस्टम का। और हमने पढ़ा भी था कि बीटा टू से ब्रोंको डायलेशन होती है। और देखो यहाँ लिखा है कि सिंपैथेटिक सिस्टम ब्रोंको डायलेशन कराता है। ठीक है। न्यूरो ट्रांसमीटर हो गए नॉर एड्रेनालिन, एड्रेनालिन, थोरैकोलम्बर आउटफ्लो होता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो सबसे पहले आप ये समझो कि मान लो, देखो जैसे ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, अब उससे स्पाइनल नर्व निकल रही है और यहाँ पे है गैंग्लिया। गैंग्लिया सिंपली क्या, नर्व्स का एक कलेक्शन, जहाँ पे नर्व्स मिलती हैं फिर आगे जाके वो किसी ऑर्गन को सप्लाई करती है। तो आप ये समझो कि जैसे जो पैरासिम्पथेटिक नर्व होती है वो गैंग्लिया से जब कनेक्ट होती है तो जो उसकी इतनी लेंथ है, ये जो उसकी लेंथ है ये ज्यादा है सिंपथेटिक से। आप देखो सिंपथेटिक का जो गैंग्लिया है और स्पाइनल कॉर्ड का डिस्टेंस है वो कम है। तो जो प्री साइनेप्टिक नर्व है, मतलब यहाँ पे सिनेप्स बन रहा है ना, तो ये प्री सिनेप्टिक हो गई, ये पोस्ट सिनेप्टिक हो गई। तो हम क्या कहेंगे, जो प्री सिनेप्टिक नर्व है वो पैरासिम्पथेटिक के केस में बड़ी है, सिनेप्टिक छोटी है। और जो सिंपथेटिक के केस में प्री साइनेप्टिक नर्व है वो छोटी है, और जो हमारा सिंपथेटिक है उस केस में पोस्ट साइनेप्टिक नर्व बड़ी है। यही पॉइंट मुझे लगता है यहाँ पे लिखा गया है, एक बार देख लेते हैं। पैरासिम्पथेटिक नर्व कम्स फ्रॉम क्रेनियल नर्व, नर्व कम्स आउट एंड फॉर्म्स अ सिनैप्स, ये तो सिंपल है। नर्व मेकिंग सिनैप्स विद अनदर नर्व इज कॉल्ड गैंग्लिया। इन गैंग्लिया न्यूरोट्रांसमीटर इज क्या, एसिटाइल कोलिन। और यहीं अगर सिंपैथेटिक सिस्टम होता तो क्या होता, न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनलिन। ठीक है। अ, अब देखो, आपको मैं पहले बेसिक और बता देता हूँ। हमारे पास जो मैंने बताया एन और एम रिसेप्टर्स होते हैं पैरासिम्पैथेटिक में। एन तो हमारे दो टाइप के होते हैं, एन एन और एन एम। एन एन क्या है, मतलब जो दो नर्व्स के बीच प्रेजेंट है। मतलब मान लो ये है गैंग्लिया तो यहाँ पे एन एन रिसेप्टर होगा। और अब मान लो ये यहाँ पे किसी मसल को सप्लाई कर रही है, यहाँ मसल मान लो, तो यहाँ एन एम होगा और यहाँ कौन सा, एन एन। ठीक है। तो जो निकोटिनिक है वो तो एन एन और एन एम हो गए। अब जो मस्क्यूरिनिक है वो पांच टाइप के होते हैं, M1, M2, M3, M4, M5। M1 हार्ट में होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, हार्ट में M2 होता है। जो M1 है वो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम यानी स्टमक और CNS में होता है। जो M3 है वो आईज में होता है, लंग्स में होता है, लिवर, मतलब बाकी के बॉडी के बाकी सारे ऑर्गन्स में। M4 और M5 अभी अननोन है, इनका पता नहीं कर पाए हैं साइंटिस्ट अभी। ठीक है। तो वो यहाँ लिखा है कि अब मान लो, अगर जैसे जो टारगेट ऑर्गन है वो हार्ट है, तो अब देखो यहाँ पे ये बना गैंग्लिया। अब यहाँ से ये नर्व जाएगी हार्ट पे। हार्ट पे क्या होता है, M2 क्या कराएगी वहां से, हार्ट रेट को कम कराएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं साइंटिफिक टर्म्स में, ब्रेडिकार्डिया। ठीक है। अब वही केस लो अगर सिंपथेटिक का, तो सिंपथेटिक की नर्व जाएगी हार्ट में, और हार्ट में जो होता है बीटा वन रिसेप्टर होता है, वहां से ये हार्ट रेट बढ़ाएगी। वहीं अगर इसे जाना होगा बीटा टू रिसेप्टर पे, जो कि हमारे ब्रोंकस में था, वहां से क्या कराएगी, रेस्पिरेटरी से याद करो, ब्रोंको डायलेशन।
ठीक है, यही लिखा है इसमें और इस वाले पॉइंट में। हाँ, कुछ एक्सेप्शन अब हम पढ़ लेते हैं, ये एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है, वाइवा में पूछ सकते हैं। अ, देखो, अब जैसे ये सिंपैथेटिक फाइबर है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एड्रेनालिन या नॉर एड्रेनालिन होगा न्यूरोट्रांसमीटर। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे फाइबर तो सिंपैथेटिक है, मतलब वो काम सारा सिंपैथेटिक वाला करेगा, लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर सिंपैथेटिक नहीं होता है। और कुछ एक्सेप्शन ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ फाइबर पैरासिम्पैथेटिक है लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन नहीं है। वो हम देख लेते हैं कहाँ है। देखो, इवन द फाइबर्स आर सिंपैथेटिक इन सर्टेन प्लेसेस, दे आर कोलिनर्जिक। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे नॉर एड्रेनालिन होना चाहिए था, लेकिन है क्या, एसिटाइल कोलिन। लेकिन काम वो क्या कर रहा है, काम वो सारा सिंपैथेटिक सिस्टम का ही कर रहा है, ये एक एक्सेप्शन है। जैसे बात करें स्वेट ग्लैंड्स में, स्वेट ग्लैंड में रिसेप्टर M3 है, और जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइल कोलिन ही है। लेकिन वो काम क्या कराएगा, वो स्वेटिंग कम कराएगा, डिक्रीज द सिक्रीशन। ओके। दूसरा एक्सेप्शन है रीनल ब्लड वेसल्स में, वहाँ पे एसिटाइल कोलिन की जगह डोपामीन है। एक और एक्सेप्शन है एड्रीनल मेडुला, वहाँ पे भी जो नॉर एड्रेनालिन है या एड्रेनालिन है उसकी जगह एसिटाइल कोलिन है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे पैरासिम्पथेटिक मैंने तो आपको बता दिया N और M है, ये भी बता दिया है क्या कहाँ कहाँ है। सिंपैथेटिक में हमारे पास जो रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं अल्फा और बीटा। अल्फा दो टाइप के होते हैं, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। बीटा तीन टाइप के होते हैं, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। जो बीटा 3 होता है वो हमारे एडिपोज टिश्यू में होता है, एडिपोज टिश्यू फैट, चर्बी, है ना। बीटा 2 हमारे ब्रोंकस में होता है, ब्लड वेसल्स में होता है। काम क्या है ब्रोंकस में, ब्रोंको डायलेशन, ब्लड वेसल में वैसो डायलेशन। बीटा 1 जो है वो हार्ट में है, काम क्या है, हार्ट रेट बढ़ाना। ठीक है, जो अल्फा 1 है वो हमारे एक तो ब्लड वेसल में है, वहाँ क्या कराएगा, ब्रो वैसो कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, जो और अल्फा 1 कहाँ है, अल्फा 1 हमारे आई में है, आई में क्या कराएगा, क्या करा रहा था सिंपैथेटिक, मीट्रियासिस कराएगा। ठीक है, अल्फा 2 की बात करें तो ये प्री साइनेप्टिक है, प्री साइनेप्टिक है, ये क्या कराता है, ये प्री साइनेप्टिकली नॉर एड्रेनलिन जो होता है उसका सिक्रीशन कम कराता है, नॉर एड्रेनलिन का सिक्रीशन कम कराता है। तो अब मान लो किसी पर्सन को अगर हाइपर टेंशन है, और उसकी हाइपर टेंशन का रीजन है कि उसकी बॉडी में नॉर एड्रेनलिन की अमाउंट बढ़ी हुई है, तो हम अल्फा 2 एगोनिस्ट ड्रग दे सकते हैं, मतलब जो अल्फा 2 का एक्शन बढ़ाएगी, जिससे वो अल्फा 2 नॉर एड्रेनलिन कम करा देगा। ठीक है, अब इस प्री साइनेप्टिक का मतलब क्या है वो समझ लो, कि मतलब जैसे सिनेप्स बन रहा है, तो जो अल्फा 2 है वो किसी ऑर्गन में नहीं है, वो अल्फा 2 इधर ही प्रेजेंट है, और यहाँ से वो नॉर एड्रेनलिन कम कराता है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स जो यहाँ पे थे, जैसे बीटा 1 और बीटा 2 की बात करें तो हमने सैल्ब्यूटामॉल की बात तो करी हुई थी। बीटा 2 पे एक्ट करके ब्रोंकोडायलेशन कराता है। बीटा 1 रिसेप्टर का एगोनिस्ट आप याद रखो आइसोप्रेनलिन, जो कि हार्ट रेट बढ़ाता है। M2 एंड M3 एंटागोनिस्ट, ये तो हमने बीटा एगोनिस्ट की बात करी। अब M के एंटागोनिस्ट की बात करते हैं। तो अब आती है बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग जो कि है एक्ट्रोपिन। एक्ट्रोपिन एक M2 रिसेप्टर ब्लॉकर, आप समझो ये M1 से लेके M5 सारे रिसेप्टर ब्लॉक करती है, ये नॉन सिलेक्टिव मस्कुलिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर है। तो एट्रोपिन जब M2 को ब्लॉक करेगी तो हार्ट रेट बढ़ेगा। अब आप समझो, जो मैंने ड्रग बताई थी M3 रिसेप्टर के लिए, इप्राट्रोपियम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो क्या करा रही थी, ब्रोंको डायलेशन। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इप्राट्रोपियम ब्लॉक्स M3 रिसेप्टर एंड डिक्रीजेस द ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन एक्शन। ठीक है, अब हम बात करें पैरासिम्पथेटिक और कोलिनर्जिक सिस्टम की। तो मैंने क्या बताया, दो टाइप के रिसेप्टर है, मस्कुलिनिक, निकोटिन। अब आप ये समझो ना, निकोटिनिक है वो है आयन चैनल रिसेप्टर, मतलब सोडियम और कैल्शियम आयन से मीडिएटेड होगा। जबकि जो मस्क्यूलिनिक है वो है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ये आपने बायोकेम में भी पढ़ा होगा, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है मस्क्यूलिनिक। ठीक है, वही सब यहाँ लिखा हुआ है। ये जो पॉइंट है ये आप याद रखना चाहो तो रखो, वरना नहीं है इतने जरूरी। बट हाँ, ये याद रख सकते हो कि जो M2 और M4 है वो जीआई कपल्ड रिसेप्टर है। जीआई मतलब दे आर इनिबिटरी, ये जहां भी कुछ काम करेंगे इनिबिशन का ही काम करेंगे। इतना आप याद रख सकते हो, वरना
यही याद रखो कि एम जो है वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है और जो निकोटिनिक है वो आयन चैनल। बस इतना ही आप याद रखो। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये जो इंट्रोडक्शन है हमें आगे कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हम वीडियो में देखेंगे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि है मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट पॉइजनिंग। थैंक यू।